एकम सद्विप्र बहुधा वदन्ति। ये जो श्लोक है ये दर्शाता है हमारे सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस को। देखिए, दोनों जो थे वो बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर्स थे, दोनों जो थे ग्रेट लीडर्स रहे हैं, ये हम सबको पता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इनका जो एम है वो सेम है, इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाना, लेकिन जो दोनों ने मार्ग अपनाए वो बहुत डिफरेंट है। और ये जो आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस में, ये उसी को दर्शाता है कैसे इनके बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हुए थे, साथ ही साथ इनके जो पर्सनल रिलेशंस थे वो कैसे थे, क्योंकि इसे हर बार मिस इंटरप्रेट किया गया है, अलग अलग तरीकों से देखा गया है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्रीडम फाइटर्स जो हैं हमेशा से इंपॉर्टेंट टॉपिक रहे हैं, हॉट टॉपिक्स रहे हैं, यूपीएससी देख लें या फिर स्टेट पीसीएस देख लें, तो उसमें देखिए यहाँ पे हम कुछ सवाल देखेंगे। सबसे पहले कि ये जो सवाल है फादर ऑफ द नेशन, ये जो टाइटल है ये किसने दिया था महात्मा गांधी जी को, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शंस है। यहाँ पर चारों ऑप्शंस बहुत क्लोज हैं। अगर हम इस ऑप्शन को हटा दें, ये तो कोई कंसिडर भी नहीं करने वाला है क्योंकि जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट ऑप्शन सबका रहेगा, सेकंड रविंद्रनाथ टैगोर रहेगा, लेकिन जिन्होंने पढ़ा है इसे वही सिर्फ समझ सकते हैं कि ये आंसर इसका डी है, सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पे सेकंड सवाल हम देखते हैं कि ये जो किताबों से रिलेटेड सवाल है यूपीएससी हमेशा पूछती है, जैसे महात्मा गांधी से रिलेटेड आया था कि उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं या कौन सी नहीं लिखी है, उसी तरीके से बोस जो है उनका अभी हमने देखा करंट में कि उनका जो स्टैच्यू है वो कर्तव्य पथ पर स्थापित किया गया है, इससे सवाल आने की संभावना बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हमें उनकी किताबों पे भी एक बार नजर डाल लेनी चाहिए क्योंकि स्टेट पीसीएस में भी पूछा जा सकता है। 4 किताबें दी गई हैं, 3 किताबें दी गई हैं और एक ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो यहाँ है नॉट रिटन बाय सुभाष चंद्र बोस, ऐसी कौन सी किताबें हैं? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि ये तीनों ही किताबें सुभाष चंद्र बोस ने लिखी है। तो ये ध्यान से आप देख लें। ओके, अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पर, बोस और गांधी। देखिए, सुभाष चंद्र बोस जो हैं उनका हम देखते हैं अगर रुझान इंडियन नेशनल मूवमेंट की तरफ वो कैसे हुआ। पहले तो वो उड़ीसा में बॉर्न है, कटक में, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि हमारा पीसीएस में पूछते हैं ऐसे सवाल और लोगों को काफी ज्यादा संभावना रहती है आंसर की कि ये वेस्ट बंगाल में पैदा हुए हैं जबकि ये उड़ीसा और कटक में थे, तो ये आंसर होता है। सेकेंड थिंग, बोस जो थे वो एक इंडियन सिविल सर्वेंट थे, उन्होंने आजादी की तरफ रुझान उनका हमेशा से रहा है, लेकिन सिविल सर्विसेज में रहते हुए उनको ये एहसास हुआ कि वो इंडियन नेशनल मूवमेंट की तरफ नहीं कोई भी कंट्रीब्यूशन दे पा रहे, इसीलिए उन्होंने वो सर्विसेज छोड़कर इंडिया में वापस आने का, इंडिया में जो मूवमेंट में ज्वाइन करने का निर्णय लिया। और जब वो इंडिया में आए तो उस वक्त वो जो काल था, वो जो पीरियड था, वो महात्मा गांधी जी का था, वहां पे गांधीयन मूवमेंट के इवोल्यूशन हो रहा था, तो बोस भी गांधी जी के मार्गदर्शन पर चलने लगे। देखिए, बोस जो थे वो काफी यंग थे, एनर्जेटिक थे, वो डायरेक्ट एक्शन में बिलीव करते थे, उनकी आइडियोलॉजी काफी डिफरेंट थी। स्टार्टिंग में उनको ये समझ नहीं आया तो उन्होंने गांधी जी को फॉलो किया, पर धीरे धीरे जैसे जैसे उन्होंने देखा कि गांधी जी का जो आइडियोलॉजी है वो काफी डिफरेंट है, गांधी जी वायलेंस में यकीन नहीं रखते थे, उन्होंने हमेशा से नॉन वायलेंस को, अहिंसा को प्रथम स्थान दिया। बोस जी को लगा कि ये इससे हम कभी भी इंडिपेंडेंस नहीं पा सकते, तो इन्हीं कारणों के चलते जब हमने देखा कि जो भी इवेंट्स हुए थे इन द जर्नी ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, वहां पे इनके मतभेद काफी ज्यादा सामने आने लगे थे। लेकिन यहाँ पर ये जो मतभेद थे ये पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस के थे, फंडामेंटल डिफरेंसेस थे, लेकिन ये कभी भी पर्सनल डिफरेंसेस के रूप में नहीं आए, क्योंकि बोस ने हमेशा से बहुत ज्यादा इज्जत दी है गांधी जी को, और हम ये आगे इवेंट्स में देखेंगे। देखिए, ये जो मतभेद है ये कैसे शुरू हुए, तो यहाँ पर हम देखते हैं कांग्रेस के 2 सेशंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है हमारा 1938 का कांग्रेस सेशन जो हरिपुरा में हुआ था। यहाँ पर बोस पहली बार खड़े हुए थे
इलेक्शन के लिए साथ ही साथ जीत भी गए और प्रेसिडेंट भी बन गए थे। लेकिन जैसा कि हमको पता है कि दोनों के आइडियोलॉजीज काफी डिफरेंट थे। उन्होंने चरखा को कंडेम किया, उन्होंने बोला कि हमें इंडिया को मॉडर्नाइज करना है। गांधी जी एंटी मटीरियलिस्टिक थे, वो मास प्रोडक्शन के खिलाफ थे। बोस उनके विपरीत थे। यहाँ पर वो आर्म्ड स्ट्रगल की बात करते हैं। तो कांग्रेस जो है, गांधी जी जो है वहां पे मेजर कंट्रीब्यूशन है। गांधी जी की बात, उनकी इज्जत हर कोई करता था। तो आर्म्ड स्ट्रगल की जब बात की गई तो गांधी जी को ये पसंद नहीं आया और इनकी जो डिफरेंसेस है यहाँ से शुरू होते हैं। 1939 में फिर से इलेक्शन हुआ। यहाँ पर गांधी जी नहीं चाहते थे कि बोस जो है वापस से प्रेसिडेंट बने, लेकिन बोस जो है वो जीत गए और गांधी जी जो है, उनके जो नॉमिनी थे पट्टाभी सीतारमैया, वो हार गए। गांधी जी ने ओपनली डिक्लेयर किया कि ये उनकी पर्सनल डिफीट है और यहाँ पर बहुत आहत हुए थे हमारे सुभाष चंद्र बोस। उनको बहुत निराशा हुई थी इस वजह से, और कांग्रेस के बाकी मेंबर्स जो हैं उनके डिफरेंसेस की वजह से भी उन्होंने फिर रिजाइन कर दिया 1939 में। और यहाँ पर रेजिग्नेशन होने के बाद उन्होंने अपना अलग से काम करना शुरू किया, कांग्रेस से दूर हटकर। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी बोस का जो डिवोशन है, उनकी जो रिस्पेक्ट है गांधी जी के लिए, वो कभी कम नहीं हुई। यहाँ पर हम देखते हैं डिफरेंसेस क्या क्या थे। देखिए, गांधी जी जो है वो हमेशा से नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे, अहिंसा। उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट चलाया, उन्होंने यहाँ हमें देखा दांडी मार्च चलाया। जो भी मूवमेंट थे वो सारे नॉन वायलेंस से रिलेटेड थे। यहाँ बोस जो है वो मिलिटेंट अप्रोच को फॉलो करते थे, वो आर्म्ड स्ट्रगल में यकीन रखते थे। तो ये डिफरेंसेस फर्स्ट हुआ। मीन्स एंड एंड्स, किन बोस के लिए ये मीन्स जो है ये मैटर नहीं करते थे। उनके अनुसार मीन्स कोई भी हो, हमारा एम क्या है, इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाना। तो इस वजह से उन्होंने जर्मन से जाके हाथ मिलाया, हिटलर से जाके मिले। इसलिए बोस पे कभी कभी आरोप ये भी आ जाता है कि वो एक फासिस्ट थे। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, तो इसमें गांधी जी के अनुसार राम राज्य की स्थापना होनी चाहिए थी और वहां पर डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए था। लोकल लेवल पे लोग फॉलो करें, कोई एक हेड ना हो जो डिक्टेट करे। बोस के अनुसार जो गवर्नमेंट है वो कैसी होनी चाहिए, मॉडर्न स्टेट होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट होना चाहिए, कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। तो दोनों की आइडियोलॉजीज काफी डिफरेंट थी। आइडियाज ऑन इकोनॉमी, इसमें मास प्रोडक्शन में बिलीव करते थे बोस। ओके, सेकेंड थिंग, वो चाहते थे कि टेक्नोलॉजी जो है वो काफी ज्यादा हो, हम अच्छे से प्रोड्यूस कर सकें, मॉडर्न स्टेट की स्थापना कर सकें। लेकिन गांधी जी जो हैं वो हमेशा से एंटी मटीरियलिस्टिक रहे हैं, वो मास प्रोडक्शन के खिलाफ थे। एजुकेशन में देखें तो गांधी जी ने हमेशा से मदर लैंग्वेज को प्रमोट किया है। इंग्लिश मीडियम के काफी खिलाफ थे वो, इंग्लिश को कभी भी उन्होंने प्रमोट नहीं किया। बोस के अनुसार साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गई या हमारे जो देश को मॉडर्नाइज करने के लिए जिस भी माध्यम को हम चुने, हम उसे डेवलप करें, हम उसे ग्रोथ की तरफ ले जाएं, ये उसमें यकीन रखते थे। पार्टिसिपेंट्स एंड सपोर्टर्स की बात करें तो गांधी जी का जो एक यूनिक फैक्टर है जो उन्हें यूनिवर्सल लीडर बनाता है, उन्होंने सभी को शामिल किया अपने स्ट्रगल में। उन्होंने किसी एक ग्रुप को नहीं टारगेट किया। इसीलिए बोला जाता है कि गांधी जी जैसा लीडर ना पैदा हुआ ना होगा। देखिए, यहाँ पे बोस जो है उनका काफी डिफरेंट अप्रोच था। उनके अनुसार जो हमारा स्ट्रगल है उसमें सबसे ज्यादा हमें पीजेंट्स और वर्कफोर्स है, वर्कर्स है, उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए। वो आर्म्ड स्ट्रगल से गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिशर्स जो है, उनको भगा सकते हैं, उनसे लड़कर उनको डिफीट करके अपने देश को आजाद करा सकते हैं। ये उनका सोचना था। टाइमिंग ऑफ स्ट्रगल देखें तो बोस के अनुसार जो वर्ल्ड वॉर 2 का जो टाइमिंग था वो काफी इंपॉर्टेंट था और उसी वक्त हम डिमांड कर सकते थे ब्रिटिशर्स से कि हमें आजादी चाहिए। और यहाँ पर बोस बिल्कुल भी खिलाफ थे कि इंडिया का पैसा हो या लोग हो या रिसोर्सेज हो, उसकी मदद की जाए ब्रिटिशर्स को देने के लिए, क्योंकि हमें इंडिपेंडेंस वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ही मिले, हम यही चाहते हैं बोस के अनुसार। लेकिन गांधी जी के अनुसार ये था कि वो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करे वर्ल्ड वॉर 2 के समय और उसके बाद ब्रिटिशर्स उनको आजादी दे देंगे। तो ये जो डिफरेंसेस हैं
ये हमें देखने को मिलता है कि कैसे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस कितने ज्यादा थे। दोनों एक एक पोल जो है दोनों अलग अलग जगह पे खड़े थे इन आइडियोलॉजीज के चलते। लेकिन अब हम देखते हैं पर्सनल रिलेशंस जो थे इन दोनों के बीच में वो किस तरीके से थे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंसेस होना एक बात है। बोस जो है हमेशा से गांधी जी को क्या बोलते थे? इंडियाज ग्रेटेस्ट मैन। हर कोई बोलते थे वो कि अनडिस्प्यूटेबल हैं, बिल्कुल इनके जैसा कोई लीडर पैदा भी नहीं हुआ है। एंड फादर ऑफ आवर नेशन का जो टाइटल है ये बोस ने ही दिया था। कब दिया था? अपने लास्ट ब्रॉडकास्ट में 6 जुलाई 1944 रंगून से, जब वो बाहर थे तब उन्होंने फादर ऑफ आवर नेशन बोला था। इनफैक्ट हमें ये भी देखने को मिलता है कि INA का जो फॉर्मेशन हुआ था, इंडियन नेशनल आर्मी, तो उसमें 4 रेजिमेंट्स थे। चारों रेजिमेंट्स में 3 रेजिमेंट्स जो थे उनके नाम क्या थे? मौलाना अबुल कलाम। सेकंड जो नाम था रेजिमेंट का वो जवाहरलाल नेहरू के ऊपर था। थर्ड रेजिमेंट का नाम महात्मा गांधी के ऊपर था। तो यहां से हमें दिखता है कि कितनी ज्यादा लव और रिस्पेक्ट थी गांधी जी के बारे में सुभाष चंद्र बोस के दिल में। देखिए गांधी जी भी पीछे नहीं रहे हैं। हमेशा से उन्होंने बोस का जो सैक्रिफाइस है, उनका जो कमिटमेंट है, उनका डिवोशन है, इंटेग्रिटी है, उसको हमेशा से सराहा है पब्लिकली। साथ ही साथ उन्होंने बोस के बारे में ये भी बोला कि इनके अंदर क्षमता है, कैपेसिटी है कि ये सबको एक धागे में जोड़कर चल सके, सभी को बाइंड कर सके। प्रिंस अमंग दी पैट्रियट्स, क्विट इंडिया मूवमेंट के लॉन्चिंग के टाइम उन्होंने ये उपाधि दी थी। उन्होंने इसे बोला था सुभाष चंद्र बोस के लिए। एंड ये इनका जो देशभक्ति है वो सबसे ऊपर है, ये भी बोला गया था गांधी जी द्वारा। साथ ही साथ ये इमोर्टल है, मतलब कि ये हमेशा सबके दिलों में जिंदा रहेंगे और हमारे दिलों में अभी भी सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो जिंदा है। तो ये थे इनके पर्सनल रिलेशंस और ये बहुत ही रिस्पेक्ट और प्यार वाले थे। तो इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है एंड मिलते हैं नई वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।